So this is the 31st video on Newton's laws of motion. In this video I'll take up with the theory of constraints. इससे आप लोग फेमिलियर होइएगा कि जैसे कोई मेरे पास सिस्टम ऑफ वेरियस ब्लॉक्स है जो आपस में इंटरकनेक्टेड है थ्रू सेवरल इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग्स, पुलीज भी है उसमें। सिस्टम को रिलीज किया गया तो हमको बताना है ब्लॉक्स के डिस्प्लेसमेंट के बीच क्या रिलेशनशिप होगा, या मूविंग ब्लॉक्स ऑफ पुलीज के बीच वेलोसिटी का रिलेशनशिप क्या होगा, या मूविंग बॉडीज़ के बीच एक्सेलरेशन का रिलेशनशिप क्या होगा जिसमें स्ट्रिंग इन्वॉल्व है। समझे? ये जो डिस्कशन होगा इसी को कंस्ट्रेंट थ्योरी बोलते हैं। मतलब इसमें कंस्ट्रेंट थ्योरी में रस्सी होगा, देयर इज अ स्ट्रिंग, ओके, अ स्ट्रिंग इज अज्यूम टू बी इनएक्सटेंसिबल एंड टाइट। तो इस कंसेप्ट में रस्सी के प्रॉब्लम पर बेस्ड कंसेप्ट पर हम लोग प्रॉब्लम्स टेकअप करेंगे, थ्योरी टेकअप करेंगे। तो इसमें हमको एम रहेगा कि जैसे वेरियस ब्लॉक्स आपस में कनेक्टेड है रस्सी के थ्रू, वेरियस पुलीज भी आपस में कनेक्टेड है, ब्लॉक भी कनेक्टेड है रस्सी के थ्रू। हमको वेरियस ब्लॉक्स पुलीज और के बीच एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशनशिप जानना है। इसी को हम लोग कंस्ट्रेंट थ्योरी में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। ये रिजल्ट ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस होगा, इसको ध्यान से देखिएगा जरा, कहीं कि जल्दी प्रूफ कंप्लीट मिलेगा आपको एक जगह अच्छा से, इससे आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी काफ़ी बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे कि चूँकि कंस्ट्रेंट थ्योरी का बात उठेगा तो इसमें हम लोग को मतलब कि वर्क डन बाय फोर्स का कंसेप्ट डिस्कस होगा इसमें, ठीक है। एक बार हम फोर्स का जो वर्क डन का जनरल फार्मूला है वो बता देते हैं, ठीक है। तो ऐसे वर्क पर एनर्जी में इसको अलग से डिटेल में डिस्कशन किया जाएगा, समझे ना। लेकिन अभी फ़िलहाल क्या करते हैं इसको कि थोड़ा सा वर्क का बेसिक डेफिनेशन हम यहाँ बता देते हैं। देखिए सबसे पहले एक बात जानना है, कोई मटेरियल बॉडी मेरे पास है, उसको कोई फोर्स एक्ट कर रहा है। तो कोई फोर्स किसी मटेरियल बॉडी पे एक्ट करेगा तो उसकी किसी मटेरियल पॉइंट पे एक्ट करेगा। मटेरियल पॉइंट कौन सा पॉइंट? मतलब बॉडी का वो पॉइंट जहाँ उसका मैटर एग्जिस्ट करे उसको मटेरियल पॉइंट बोलते हैं। तो अगर किसी मटेरियल बॉडी को फोर्स एक्ट कर रहा है तो किसी न किसी मटेरियल पॉइंट पे एक्ट करेगा। जिस पॉइंट पर एक्ट करेगा उसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द गिवन फोर्स एट दैट इंस्टेंट। सो देखिए इसमें दो डिफरेंट पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करता है। एक पॉसिबिलिटी ये है कि जो गिवन फोर्स है वो हमेशा बॉडी के अलग अलग इंस्टेंट पे बॉडी के अलग अलग मटेरियल पॉइंट पे एक्ट करता है, और दूसरा पॉसिबिलिटी है कि जो गिवन फोर्स है वो अलग अलग इंस्टेंट बॉडी के सेम मटेरियल पॉइंट पे एक्ट करता है। ये दो डिफरेंट केस को डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, ये देखिए, ये मान लीजिए मेरा हॉरिजॉन्टल है, ये फिक्स रफ इंक्लाइंड प्लेन है, ये एक सिलेंडर का साइड व्यू है, ये नीचे जा रहा है सेंटर इसका, और ये रोटेट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज। मान लीजिए यहाँ प्योर रोलिंग हो रहा है, इंक्लाइंड सरफेस पर प्योर रोलिंग कर रहा है। किसी इंस्टेंट पर भी यहाँ मटेरियल पॉइंट D1 जो है ग्राउंड से कांटेक्ट में है सिलेंडर का, ये दूसरा मटेरियल पॉइंट D2 है, तीसरा D3 है। ये जो डायग्राम बनाया है T इक्वल टू T1 का है, ये दिस इज द डायग्राम फॉर T इक्वल टू T1, समझ गए। और कुछ देर बाद क्या हो जाएगा, ड्रम कुछ नीचे आ गया, देखिए, ठीक है। अब इस समय D1 कुछ ऊपर चला गया, अब D2 कांटेक्ट में आ गया, ये T बराबर T2 का है, D3 थोड़ा नीचे आ गया, और कुछ देर बाद क्या हुआ, ड्रम और नीचे आ गया T इक्वल टू T3 पर। उस समय D1 और ऊपर चला गया, D2 भी ऊपर चला गया, और D3 कांटेक्ट में आ गया, ठीक है। सो T इंस्टेंट T इक्वल T1 पर ये जो इंक्लाइंड प्लेन है वो ड्रम पर जो फ्रिक्शन लगाएगा वो मटेरियल पॉइंट D1 पर एक्ट करेगा। बात समझ रहे हैं? इसी इंस्टेंट पर जो इंक्लाइंड प्लेन ड्रम पर जो फ्रिक्शन एक्सर्ट करेगा T1 टाइम पर, वो उसका वैल्यू F1 मान लेते हैं, वो मटेरियल ड्रम के मटेरियल पॉइंट D1 पर एक्ट करेगा। तो T इक्वल टू T1 पर D1 इज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स F1 ऑन द ड्रम। अच्छा, T इक्वल T2 पर D1 ऊपर चला गया, D2 पॉइंट जो कांटेक्ट में आ गया इंक्लाइंड प्लेन से, तो T इंस्टेंट T2 पर ये इंक्लाइंड प्लेन ड्रम पर जो फ्रिक्शन एक्सर्ट करेगा ड्रम के मटेरियल पॉइंट D2 पर एक्ट करेगा, उसका वैल्यू F2 ले लिए हैं। अच्छा, फ्रिक्शन जरूरी नहीं कांस्टेंट हो, चेंज कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। तो जनरल केस में हम अलग वैल्यू दिखा दिए हैं। तो T बराबर T2 पर जो फ्रिक्शन फोर्स का जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है वो ड्रम का मटेरियल पॉइंट D2 है। T इक्वल T3 पर D1 D2 और ऊपर चला गया, D3 कांटेक्ट में आ गया, तो T इक्वल T3 पर इंक्लाइंड प्लेन ड्रम पर जो फ्रिक्शन एक्सर्ट किया F3 वो मटेरियल पॉइंट D3 पर एक्ट कर रहा है। इसमें हम क्या देखते हैं? इसमें यही देखते हैं कि अलग अलग इंस्टेंट पर इंक्लाइंड प्लेन ड्रम पर जो फ्रिक्शन एक्सर्ट कर रहा है वो ड्रम के अलग अलग मटेरियल पॉइंट पर एक्ट करता है।
ओके, सो इन दिस वी सी दिस एक एग्जांपल है, इसमें जो गिवन फ्रिक्शन फोर्स जो लग रहा है ड्रम पर इंक्लाइंड प्लेन के द्वारा, वो अलग अलग इंस्टेंट पर ड्रम के अलग अलग मटेरियल पॉइंट पर एक्ट कर रहा है। ओके फाइन, ये आपका पहला बता दिया आपको। तो इसमें हम देखते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स ऑन द ड्रम, सिलेंडर को ड्रम बोल रहे हैं, ड्यू टू द इंक्लाइन acts on different material points of drum at different instants. पहला केस हो गया, ठीक है, एग्जांपल हो गया। अच्छा, दूसरा एग्जांपल ये होगा कि गिवन फोर्स जो है वो हर इंस्टेंट बॉडी के सेम मटेरियल पॉइंट पे एक्ट करता है। इसका भी एग्जांपल लीजिए। ये मेरा हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये ब्लॉक है, ब्लॉक का पी को मटेरियल पॉइंट वहाँ एक स्ट्रिंग अटैच कर दिए, स्ट्रिंग। अब ये स्ट्रिंग को कोई आदमी रस्सी को खींच रहा है, ब्लॉक पर ये रस्सी कुछ फोर्स एक्सर्ट करेगा पी पर, उसने टेंशन इन द स्ट्रिंग एट पॉइंट पी, टी माने है, तो टी इज द फोर्स ऑन द ब्लॉक ऑन मटेरियल पॉइंट पी ड्यू टू टेंशन ड्यू टू स्ट्रिंग। स्ट्रिंग एक्सर्ट्स अ फोर्स टी ऑन द मटेरियल पॉइंट पी ऑफ द बॉडी। तो इसमें जैसे अभी कि टी बराबर T1 को मान लीजिए कि ऐसे बॉडी है, कुछ देर बाद बॉडी आगे चला गया, देखिए पी पॉइंट यहाँ आ गया, रस्सी ऐसा लग रहा है, टेंशन T2 मान लीजिए हो गया, वैल्यू मान लीजिए चेंज कर रहा है। तो इस समय टी बराबर T2 पर भी हम देखते हैं कि रस्सी ब्लॉक पर जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है वो पी पर ही एक्ट करेगा। तो इसमें हम देखते हैं कि जो स्ट्रिंग विद द फोर्स विद द स्ट्रिंग एक्सर्ट्स ऑन द ब्लॉक ऑलवेज एक्ट्स ऑन सेम मटेरियल पॉइंट पी ऑफ द ब्लॉक एट ऑल इन टाइम इंस्टेंट्स। ये दूसरा एक केस का एग्जांपल हो गया ये, ठीक है ना। ये वर्क का दो पॉसिबल केस आता है, ठीक है ना। पहला केस ये हो गया कि अलग अलग इंस्टेंट पर जो गिवन फोर्स है वो बॉडी के अलग अलग मटेरियल पॉइंट पर एक्ट करता है, जिसका एग्जांपल ये था। दूसरा एग्जांपल था कि अलग अलग इंस्टेंट पर जो स्ट्रिंग जो फोर्स लगाता है ब्लॉक पर, वो ब्लॉक के अलग सेम मटेरियल पॉइंट पर एक्ट करता है एट डिफरेंट इंस्टेंट्स ऑफ टाइम, ठीक है। ऑलराइट फाइन, ये बात समझा दी आपको। अच्छा देखिए, ये मेरा कोई फ्रेम मान लीजिए F1 है, F1 इज सम रेफरेंस फ्रेम। अच्छा, ये कोई मटेरियल बॉडी है, सम मटेरियल बॉडी, दिस इज सम मटेरियल बॉडी, कोई मटेरियल बॉडी है ये। कोई टाइम इंस्टेंट टी लेते हैं जो T2 और T1 के बीच लाई करता है, मतलब कोई टाइम इंटरवल कंसिडर करते हैं जो T1 T2 के बीच लाई करता है, टाइम इंटरवल T2 - T1। तो कोई टाइम इंस्टेंट टी पर कोई गिवन फोर्स है जो बॉडी के मटेरियल पॉइंट पी पर एक्ट कर रहा है, एफ एक फोर्स है जो किसी इंस्टेंट टी पर बॉडी के मटेरियल पॉइंट पी पर एक्ट कर रहा है। पी पॉइंट का वेलोसिटी F1 में v है, ओके। सो हम बोलेंगे वर्क डन बाय फोर्स F ऑन द बॉडी इन द टाइम t to t plus dt with respect to frame F1, F dot v dt, ये वर्क डन बाय फोर्स हो जाएगा। देखिए समझ गए, dw क्या है, वर्क डन बाय फोर्स F ऑन द बॉडी, वर्क डन बाय फोर्स F ऑन द बॉडी इन टाइम इंटरवल t to t plus dt such that v is the velocity or point of application of this force at time t with respect to frame F1, F dot v dt। ये वर्क का बेसिक डेफिनेशन है, समझे। तो ये वर्क डन हुआ t से t plus dt में, ठीक है। अच्छा, वर्क डन फ्रेम डिपेंडेंट होगा कि वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन द चॉइस ऑफ फ्रेम, ये तो हम पूरा बता चुके हैं आपको। रिलेटिव वेलोसिटी की थ्योरी में पूरा डिटेल डिस्कशन कर दिया जा चुका है कि ये जो वेलोसिटी होता है फ्रेम डिपेंडेंट होता है। तो किसी गिवन फोर्स का जो वर्क डन होगा गिवन टाइम इंटरवल में वो फ्रेम पर ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करेगा, क्योंकि वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन द चॉइस ऑफ फ्रेम। तो ये वर्क डन हो गया विथ रेस्पेक्ट टू फ्रेम F1 इन द टाइम t to t plus dt सच दैट कि टाइम इंस्टेंट t पर फोर्स का जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है वो p है, और t टाइम पर p का F1 के रेस्पेक्ट में जो वेलोसिटी है वो v है। वर्क डन बाय दिस फोर्स ऑन बॉडी इन टाइम t to t plus dt विथ रेस्पेक्ट टू फ्रेम F1 इज इक्वल टू F dot v dt। अच्छा, ये जो वर्क डन है ये दोनों केस के लिए वैलिड है, इस केस में भी है, इस केस दोनों में। मैंने अलग इंस्टेंट पर फोर्स बॉडी के अलग मटेरियल पॉइंट करे पर एक्ट करे, या अलग अलग इंस्टेंट पर गिवन फोर्स बॉडी के सेम मटेरियल पॉइंट पर एक्ट करे, दोनों ही केस में दिस फॉर्मूला इज गोइंग टू बी वैलिड, दोनों केस में वैलिड है। फाइन।
अच्छा, अगर हमको वर्क डन निकालना है T1 से T2 में, तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे। एफ डॉट वी डी टी T1 से लेकर कहाँ तक, T2 तक। ये वर्क डन बाय फोर्स F ऑन द बॉडी हो जाएगा इन द टाइम T1, टाइम इंटरवल T1 टू T2 विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम F1, एफ डॉट वी डी टी। और v is the velocity of the point of application of given force at some time instant t lying in this interval। तो ये वर्क डन का बेसिक फॉर्मूला है, ये दोनों केस के लिए वैलिड है, हम बता दिए आपको। ठीक है। अच्छा देखिए, एक बात ध्यान दीजिए, जैसे t टाइम पर पॉइंट p का जो वेलोसिटी v है वो f1 के रेस्पेक्ट में, तो उस वक्त उसको हम v को लिख सकते हैं dr बाई डी टी f1 लिख सकते हैं, यानी कि v dt मेरा हो जाएगा dr f1। अच्छा, अब देखिए एक सवाल का जवाब दीजिए। देखिए अब ये इसमें केस 1 लेते हैं, वी टेक द केस ऑफ केस वन लेते हैं। मान लीजिए अलग अलग इंस्टेंट ऑफ फोर्स बॉडी के अलग अलग मटेरियल पॉइंट पे एक्ट करता है। माने ये वाला केस है, माने गिवन फोर्स एक्ट्स ऑन डिफरेंट मटेरियल पॉइंट्स ऑफ द बॉडी एट डिफरेंट इंस्टेंट, जिसका एग्जांपल ये वाला है। ठीक है, फाइन। तो केस 1 है वो, केस 1। इस केस में भी देखिए वी डी टी को डी आर लिख सकते हैं, बट क्या यहाँ रिप्लेस करना सही होगा? आंसर इज नो। इन दिस केस वी कैन नॉट राइट दिस वर्क डन इन दिस वे। वी डी टी को अगर रिप्लेस कर दें डी आर से ऐसे, आर एट टाइम T1 टू आर एट टाइम T2, ये सही होगा, गलत होगा? ये गलत हो जाएगा। कारण क्या? कारण कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ गिवन फोर्स चेंज हो जा रहा है। अलग अलग इंस्टेंट पे वो गिवन फोर्स बॉडी के अलग अलग मटेरियल पॉइंट पे एक्ट करता है। यहाँ पर इंटीग्रल एफ डॉट डी आर लिखना गलत हो जाएगा वर्क डन निकालने के लिए, क्योंकि जब पॉइंट ही चेंज हो जा रहा है तो हाउ कैन यू यूज दिस इंटीग्रल टू इवैल्यूएट द वर्क डन। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मेरा फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन चेंज हो जा रहा है उस टाइम इंटरवल में, तो वर्क डन को ऐसा लिखना गलत हो जाएगा। वहाँ पर खाली ये वाला डेफिनेशन चलेगा, ये वाला है और ये वाला। समझ गए? और केस 2 मेरा मान लीजिए कि गिवन फोर्स हमेशा बॉडी के सेम मटेरियल पॉइंट पे एक्ट करता है एट ऑल इंस्टेंट्स, जिसका एग्जांपल ये था। तो यहाँ पर v जो होगा इसी पॉइंट p का वेलोसिटी होगा, किसी फ्रेम में जहाँ से देख रहे हैं फ्रेम F1 में। तो यहाँ पर अगर हम v dt को dr से रिप्लेस करेंगे, दैट इज परफेक्टली जेन्युइन। यहाँ भी वर्क डन का बेसिक फॉर्मूला यही वाला होगा, बट यहाँ v डॉट v dt को dr से रिप्लेस कर सकते हैं, r1 टू r2। r1 हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट p एट टाइम t1 और r2 हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट p एट टाइम t2। कौन सा पॉइंट p? जिस पर गिवन फोर्स हमेशा एक्ट करता है, जिस पर गिवन फोर्स हमेशा क्या करता है? एक्ट करता है एट ऑल इंस्टेंट्स। इन दिस केस वर्क डन कैन रिटन इन दिस वे, f डॉट dr r1 to r2, where r1 is the position vector of point p at time t1 and r2 is the position vector of point p at time t2। तो यहाँ पर ये वर्क डन ऐसे लिख सकते हैं। आई होप कि क्लियर है। ठीक है, इस बात को इंट्रोड्यूस कर दिए हैं। जब वर्क और एनर्जी का चैप्टर टेकअप करेंगे तो इस पर और हिसाब हम डिस्कस करेंगे। अभी खाली इंट्रोड्यूस किए हैं क्योंकि कंस्टेंट थ्योरी में यूज होगा, इसलिए बता दिया आपको। ठीक है, अब इसको मिटा देते हैं। तो डी डब्ल्यू को हम एफ डॉट वी डी टी या एफ डॉट डी आर कब लिख सकते हैं, बता दिए। ठीक है, ऑलराइट। अगर फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन नहीं बदल रहा है तो डी डब्ल्यू को एफ डॉट डी आर लिख सकते हैं, अदरवाइज खाली एफ डॉट वी डी टी लिख सकते हैं। ये दोनों केस में लिख सकते हैं, बट ये खाली तब लिख सकते हैं जब फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन चेंज नहीं हो रहा है। ऑलराइट। अच्छा, एक बात तो बता दी आपको। अच्छा, दूसरा बात हम लोग करेंगे। देखिए टेंशन इन द स्ट्रिंग का, टेंशन इन अ गिवन स्ट्रिंग, tension in a given string। What do you mean by the tension in the given string? इस मान लीजिए कोई टाइट रस्सी है, टाइट स्ट्रिंग है, टाइट। P नॉट जो है स्ट्रिंग का कोई मटेरियल पॉइंट है। हम बोलते हैं कि इस पॉइंट पर टेंशन इन द स्ट्रिंग T नॉट है। इसका मीनिंग क्या? व्हाट मीनिंग?
मीनिंग कि पी नॉट की इधर वाला जो रस्सी है, पी नॉट के ऊपर रस्सी को अपनी तरफ खींचेगा विद द फोर्स ऑफ टी नॉट। या नहीं तो ऐसा भी समझ सकते हैं, पी नॉट के ऊपर वाला जो रस्सी है, ये वाला रस्सी, वो पी नॉट के नीचे वाली रस्सी को अपने तरफ फोर्स एग्जर्ट करेगा, हुज वैल्यू इज टी नॉट। इसी बोलते हैं टेंशन इन द स्ट्रिंग एट पॉइंट पी नॉट। समझ गए? तो टेंशन एट इन द स्ट्रिंग एट पॉइंट पी नॉट मीनिंग व्हाट? मैंने कोई रस्सी का मटेरियल पॉइंट पी नॉट है, वहाँ टेंशन टी नॉट है। मतलब हुआ कि पी नॉट के नीचे जो रस्सी वाला सेगमेंट है, वो पी नॉट के ऊपर वाली रस्सी को अपने तरफ ड्रॉ करेगा, अपने तरफ फोर्स एग्जर्ट करेगा, हुज वैल्यू इज टी नॉट। और पी नॉट के ऊपर जो रस्सी है, वो पी नॉट के नीचे वाली रस्सी को अपने तरफ खींचेगा विद द फोर्स ऑफ टी नॉट। इसी बोलते हैं टेंशन इन द स्ट्रिंग। अच्छा, इन जनरल देखिए, टेंशन इन द स्ट्रिंग जो होगा, स्ट्रिंग के लोकेशन का फंक्शन होगा इन जनरल। यानी कहने मतलब हुआ कि अलग अलग इंस्टेंट पर, अलग अलग लोकेशन पर रस्सी का टेंशन सेम हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इन जनरल एक ही इंस्टेंट पर रस्सी के अलग अलग पॉइंट का टेंशन डिफरेंट होगा, दे विल नॉट बी द सेम। इन जनरल at a given instant, tension at different points of the string is not the same. Different points of string in general at a given instant, tension at different points of string is not the same, और लोकेशन टू लोकेशन वेरी करेगा। ठीक है? अच्छा, क्यों ऐसा होगा? इसका दो वजह है। एक तो रस्सी में कुछ मास है, और दूसरा जिस रस्सी जिस पुली पर होकर गुजर रहा है, वहाँ कुछ फ्रिक्शन एग्जिस्ट करता है। इन दो वजह की वजह से एट गिवन इंस्टेंट रस्सी के अलग अलग पॉइंट का टेंशन एक जैसा नहीं होगा, लोकेशन टू लोकेशन चेंज होगा वो। फाइन, ऑलराइट। अच्छा, मिटाते हैं इसको। ठीक है? देखिए, एक बात हम बोल देंगे, जो वीडियो हम बना रहे हैं फिजिक्स का, मतलब आप इसी से पढ़ सकते हैं, अपना जे एडवांस से तैयारी कर सकते हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर ये वीडियो को फॉलो करिएगा चैप्टर बाय चैप्टर, आपका रिविजन यहीं से आपका प्रिपरेशन हो जाएगा। कोई कॉस्टली कोचिंग इंस्टीट्यूट जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसको पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, आई होप कि आप सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर लीजिएगा, मेंस एडवांस एवरीथिंग। मैंने इसी से आप पढ़ सकते हैं, आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये बात हम बता देते हैं आपको। फाइन। अब देखिए कौन सा सफिशिएंट कंडीशन है। देखिए, एक सफिशिएंट कंडीशन है जिसमें रस्सी के हर पॉइंट का टेंशन सेम हो जाएगा। एक सफिशिएंट कंडीशन है। वो सफिशिएंट कंडीशन क्या है? वो सफिशिएंट कंडीशन ये है, स्ट्रिंग अगर मासलेस है और स्ट्रिंग और पुली के बीच कोई फ्रिक्शन नहीं है, देन एट ए गिवन इंस्टेंट टेंशन एट ऑल पॉइंट्स ऑफ द स्ट्रिंग इज सेम। स्टेटमेंट को हम लिखते हैं, if the string is massless and there is no tension, no friction, sorry, and there is no friction between this string and pulley in contact, स्ट्रिंग मासलेस है और देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन दिस स्ट्रिंग एंड पुली इन कांटेक्ट, मतलब कि ये रस्सी किसी पुली पर होकर गुजर रहा है, देन एट ए गिवन इंस्टेंट, टेंशन एट ऑल पॉइंट्स ऑफ स्ट्रिंग इज सेम। और ये एक सफिशिएंट कंडीशन, नेसेसरी नहीं है, सफिशिएंट कंडीशन है। मैंने कहने मतलब ये हुआ कि रस्सी मासलेस है और रस्सी जिस पुली पर होकर पास करता है, तो वहाँ रस्सी और उस पुली के बीच कोई फ्रिक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है। इसका इम्प्लीकेशन ये होगा कि एट अ गिवन इंस्टेंट रस्सी के हर पॉइंट का टेंशन सेम हो जाएगा। समझ गए? अच्छा, इसका थोड़ा प्रूफ बताते हैं, क्या कि प्रूफ वाइटल है समझने के लिए। फर्स्ट कॉलम मिटा जाता है। ठीक है? अच्छा, देखिए, स्ट्रिंग मासलेस कहने का मतलब क्या हुआ?
जब बोलते हैं स्ट्रिंग मासलेस है, इसका मीनिंग क्या स्ट्रिंग वाकई में मासलेस है? नहीं, जब मैटर है तो कुछ मास होगा। मासलेस करने मतलब है कि स्ट्रिंग का जो मास है एज कम्पेयर टू मास ऑफ अदर बॉडीज इन द प्रॉब्लम काफ़ी छोटा है। इस स्ट्रिंग का मास है मान लीजिए से 400 ग्राम, और जिस ब्लॉक ऑफ पुली से कनेक्टेड है से 60 kg है, वो 100 kg का ब्लॉक ऑफ पुली है, और रस्सी का मास 400 ग्राम 0.4 kg है। तो वहाँ रस्सी का मास जो है ब्लॉक ऑफ पुली के मास की तुलना में बहुत छोटा है, तो उसको हम लोग जीरो मास को आइडियलाइज कर देंगे। मास्टर स्ट्रिंग का ही मतलब है। मास्टर स्ट्रिंग डजंट मीन कि रस्सी एक्चुअली मासलेस है, उन्हें उसका मास इग्नोर कर सकते हैं एज कम्पेयर टू मास ऑफ अदर बॉडीज इन द प्रॉब्लम, उसी को मासलेस स्ट्रिंग बोलेंगे, मतलब लाइट स्ट्रिंग। ओके, तो देखिए जरा इसको हम प्रूफ बताते हैं, या ध्यान से समझिए इसको। तो देखिए ऐसा करते हैं कि मान लीजिए मेरा फिक्स सीलिंग है, ये देखिए ये पुली है, ये पुली पर रस्सी से झूल रहा है। यूजुअली पुली स्टैटिक हो, पुली होता है किसी और मूविंग बॉडी से अटैच्ड हो, भी हो सकता है, बट समझाने के लिए ऐसा दिखा दे रहे हैं। ये देखिए दो ब्लॉक है, देखिए ब्लॉक B1 ब्लॉक B2, ये स्ट्रिंग है देखिए। अच्छा, स्ट्रिंग के बारे में हमारा अजम्पशन क्या होगा? मासलेस है, मास्टर स्ट्रिंग क्या है बता दिए, और स्ट्रिंग और पुली के बीच देयर इज नो फ्रिक्शन, और प्लस एक अजम्पशन और होगा, स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल, मतलब टाइट है तो उसको स्ट्रेच नहीं कर सकते हैं। स्ट्रिंग के बारे में एक अजम्पशन ये भी हो जाएगा, स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल, स्ट्रिंग जो है सो इनएक्सटेंसिबल, मतलब टाइट स्ट्रिंग है तो उसका फर्दर लेंथ आप बढ़ा नहीं सकते हैं खींच के उसको, वो इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग बोलेंगे। ये रस्सी देखिए, रस्सी का 3 सेगमेंट है कि यहाँ से यहाँ तक का सेगमेंट, फिर रस्सी का ये सेगमेंट जो पुली पर होकर पास करता है, और रस्सी का वो सेगमेंट जो यहाँ से ब्लॉक तक अटैच्ड है। 3 सेगमेंट है रस्सी का। अब हम लोग प्रूव करेंगे कि रस्सी अगर मासलेस है और रस्सी और इस पुली के बीच कहीं फ्रिक्शन नहीं है, देन एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम रस्सी के हर पॉइंट का टेंशन सेम होगा। ठीक है, ऑलराइट। तो ऐसा करते हैं, मान लेते हैं कि इस पॉइंट पर रस्सी का टेंशन T1 है, इस पॉइंट पर रस्सी का टेंशन T2 है। ठीक है, ऑलराइट, उधर मिटा देते हैं। ठीक है, तो देखिए ध्यान दीजिए जरा। तो ऐसा करते हैं, देखिए ये स्ट्रिंग मेरा मासलेस है और स्ट्रिंग और पुली के बीच कोई फ्रिक्शन नहीं है। हम ऐसा करते हैं, देखिए रस्सी का एक पॉइंट P डैश कंसीडर करते हैं, P डैश, हाँ लेट्स कॉल इट P नॉट डैश। हाँ, मान लेते हैं यहाँ का रस्सी का टेंशन मान लेते हैं कि है T नॉट डैश है इस पॉइंट पर। हाँ, अब हम क्या करते हैं, इतना पोर्शन ऑफ स्ट्रिंग का फ्री बॉडी बनाते हैं, इतना पोर्शन ऑफ स्ट्रिंग का ग्राउंड फ्रेम में फ्री बॉडी ड्रॉ करते हैं। इस रस्सी को थोड़ा यहाँ बनाना है, देखिए इतना पोर्शन ऑफ स्ट्रिंग का मान लेते हैं मास ms1 है, ms1। इतना पोर्शन ऑफ स्ट्रिंग का यहाँ से यहाँ तक का, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक रस्सी का जो सेगमेंट है इसका फ्री बॉडी हम यहाँ बना रहे हैं। तो इसका मास हो जाएगा, कुछ वेट होगा ms1g। इस पॉइंट पर रस्सी का टेंशन T1 है, यानी इस पॉइंट के ऊपर जो रस्सी है वो इस पॉइंट के ऊपर खींचेगा मतलब अपनी तरफ पुल करेगा विद फोर्स ऑफ T1 से। और P नॉट डैश के पर टेंशन T नॉट डैश है, मीनिंग P नॉट डैश के नीचे जो रस्सी है वो P नॉट डैश को नीचे खींचेगा, कितना फोर्स से? T नॉट डैश से। हो गया। अच्छा, मान लेते हैं सपोज कीजिए कि ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है, ये ब्लॉक नीचे आ रहा है, मान लीजिए रस्सी भी जा रहा है ऊपर, एक्सेलरेशन ऐसे जा रहा है। अब इतना पोर्शन ऑफ स्ट्रिंग को हम न्यूटन्स पर लगाते हैं अपर डायरेक्शन में, तो क्या लिखेंगे? T1 माइनस T नॉट डैश माइनस ms1g इक्वल टू ms1a। पर देखिए हमारा स्ट्रिंग अज्यूम टू बी मासलेस है, मतलब लाइट स्ट्रिंग है। लाइट स्ट्रिंग है तो हम ms1 को टेंडिंग टू 0 मान सकते हैं, तो ये दोनों टर्म को हम इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि ms1 टेंडिंग टू 0 डिग्री है। इंप्लाई करेगा T1 माइनस T नॉट डैश 0 हो गया, यानी T नॉट डैश मेरा T1 हो गया। मतलब ये हुआ कि यहाँ टेंशन T1 है तो यहाँ भी टेंशन T1 ही रहेगा। अब इस पॉइंट को यहाँ से वेरी कराइए कहीं भी,
पी नॉट डैश को यहाँ लेते हैं, तो यहाँ भी टेंशन T1 है, तो यहाँ भी टेंशन, यही आर्ग्यूमेंट से क्या होगा, T1 होगा। यानी इस सेगमेंट के हर पॉइंट का टेंशन सेम हो गया, कितना हो गया, T1 हो गया। ये बात समझा दिए। इसमें आपको हम एक्सप्लेन कर दिए कि इतना सेगमेंट ऑफ स्ट्रिंग जो देख रहे हैं इसके हर पॉइंट का टेंशन सेम है T1। ऑलराइट, अब जरा क्या करते हैं, इधर वाला सेगमेंट ऑफ स्ट्रिंग कंसीडर करते हैं। वी कंसीडर द सेगमेंट ऑफ स्ट्रिंग इन दिस मच पोर्शन, इस पोर्शन ऑफ स्ट्रिंग को कंसीडर करते हैं। यहाँ पर ऐसा करते हैं, यहाँ तक नहीं, खाली यहीं तक लेते हैं, सॉरी, एक पी नॉट डबल डैश पॉइंट लेते हैं। यहाँ मान लेते हैं टेंशन टी नॉट डबल प्राइम है। हम इस पोर्शन ऑफ स्ट्रिंग का एफडीडी बनाते हैं, इतना पोर्शन ऑफ स्ट्रिंग का मान लेते हैं, इसका मास ms2 है। अब इसको हम इसका फ्री बॉडी बनाते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ बना रहे हैं, ये मेरा हो गया T2 टेंशन। यहाँ इस पॉइंट के ऊपर और रस्सी जो इसको ऊपर खींचेगा T2 फोर्स से, पी नॉट डैश के नीचे जो रस्सी है उसको नीचे खींचेगा टी नॉट डबल डैश से। इस स्ट्रिंग का मास मान लेते हैं ms2 है, मान लेते हैं ए से ऊपर जा रहा है, मानते हैं रस्सी नीचे आ रहा है, कुछ एक्सलेशन ए से, ठीक है। अब इस स्ट्रिंग को डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाते हैं न्यूटन सेकंड लॉ, तो क्या लिखेंगे, टी नॉट डबल प्राइम माइनस टी नॉट T2 प्लस ms2g, वेट ऑफ दिस मच पोर्शन ऑफ द स्ट्रिंग, बराबर क्या लिखेंगे, ms2a। बट स्ट्रिंग मेरा मासलेस है, मासलेस स्ट्रिंग मीनिंग व्हाट, ms2 टेंडिंग टू 0, ये दोनों टेंड टू 0 हो गया, टी नॉट डबल डैश क्या हो गया, T2 हो गया। यानी अगर यहाँ टेंशन T2 है तो यहाँ भी टेंशन क्या होगा, T2। अब इस पी नॉट डबल डैश को यहाँ से कहीं भी वेरी कराइए, जैसे पी नॉट डैश को यहाँ ले लेंगे तो यहाँ भी टेंशन क्या होगा, T2 ही होगा। अगर पी नॉट डबल डैश को यहाँ लिए तो इतना पोर्शन ऑफ स्ट्रिंग का फ्री बॉडी बनाएंगे जैसे इसका बनाए थे, तो यहाँ भी T2, तो यहाँ भी T2 हो जाएगा। यानी इस सेगमेंट ऑफ स्ट्रिंग के हर पॉइंट का टेंशन क्या हो गया, T2 हो गया। और इस इतना पोर्शन ऑफ स्ट्रिंग के हर सेगमेंट, इतना पोर्शन ऑफ स्ट्रिंग के हर पॉइंट का टेंशन कितना हो गया, T1 हो गया। ये इतना हम लोग प्रूव कर दिए। तभी हम लोग ये प्रूव किए इतना पोर्शन ऑफ स्ट्रिंग के हर पॉइंट का टेंशन सेम है कितना, T1, और इतना पोर्शन ऑफ स्ट्रिंग के हर पॉइंट का टेंशन सेम है कितना, T2। तो ये T1 है, T2 हो गया। अब हम लोग एक ही चीज प्रूव करना बाकी है, क्या, इस रस्सी और पुली के बीच इतना पोर्शन ऑफ स्ट्रिंग कंटैक्ट में हाफ पुली से, हमको प्रूव करना है कि यहाँ भी हर पॉइंट का टेंशन सेम रहेगा, मैंने T1 T2 सब इक्वल होगा, हर पॉइंट का टेंशन सेम होगा, ये हमको साबित करना है, ठीक है। जिसको मिटा देते हैं, फाइन। देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जो रस्सी का इतना पोर्शन, स्मॉल सेगमेंट ऑफ स्ट्रिंग को कंसीडर करते हैं, उसको थोड़ा डायग्राम में बड़ा बना रहे हैं, डायग्राम क्लास आप सब देखिए क्लैरिटी के लिए। तो देखिए ये पुली थोड़ा बड़ा बना रहे हैं, देखिए देख लाइक दिस, ये सेंटर ऑफ पुली हो गया, ये रस्सी हो गया। देखिए रस्सी वास्तव में पुली से कांटेक्ट में है, लेकिन थोड़ा रस्सी को ऊपर दिखा रहे हैं जस्ट क्लैरिटी के लिए। अब रस्सी का दो पॉइंट हम कंसीडर करते हैं, P1 और P2। ये मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया थ्रू सेंटर, ये एंगल थीटा हो गया, ये एंगल डी थीटा हो गया। अच्छा डी थीटा जो है थीटा की तुलना में बहुत छोटा है, लेकिन डायग्राम नॉट ड्रॉन टू स्केल। डी थीटा, थीटा इज मच लेस, थीटा से काफ़ी छोटा है। मान लेते हैं P2, इसको P1 कहते हैं, इसको P2 कहते हैं, इसको P1 बोले, इसको P2 बोले, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पर टेंशन T है, यहाँ मान लेते हैं टेंशन T प्लस डी टी है, T प्लस डी टी से गलती से DN लिखा गया। यहाँ टेंशन T है, यहाँ टेंशन क्या है, T प्लस क्या डी टी, ये टेंशन है यहाँ पर, ठीक है। अब इस पोर्शन ऑफ स्ट्रिंग का हम फ्री बॉडी बना रहे हैं, ठीक है ना। इसको थोड़ा हम बड़ा करके बनाते हैं, देखिए रस्सी को देखिए, ये सेंटर ऑफ द पुली हो गया, ये आपका P1 P2 हो गया, ये P1 हो गया, ये एंगल डी थीटा हो गया, ये एंगल थीटा हो गया, ठीक है। अब इतना पोर्शन ऑफ स्ट्रिंग का हम फ्री बॉडी कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर टेंशन T है, मीनिंग P1 की इधर वाला जो रस्सी है, P1 की उधर रस्सी को अपनी तरफ टेंशियली खींचेगा विद द फोर्स ऑफ हाउ मच से T, जो यहाँ का टेंशन है। T हो गया। डायग्राम से सोचिएगा T वर्टिकली डाउनवर्ड है, डायग्राम में ऐसा दिख रहा है। अच्छा P2 पॉइंट में टेंशन T प्लस डी टी है, P2 को इधर वाला जो रस्सी होगा वो P2 को इधर रस्सी को अपनी तरफ खींचेगा विद द फोर्स ऑफ T प्लस डी टी, हो गया, ठीक है। अच्छा यहाँ देखिए ये सेंट्रल पॉइंट है, इतना पोर्शन स्ट्रिंग का सेंटर है, स्ट्रिंग पर लाई करता है,
ये बाइसेक्टर हो गया। अच्छा देखिए यहाँ रस्सी जो है पुली को प्रेस कर रहा है एवरीवेयर, आप देख सकते हैं ये जो रस्सी है पुली को एवरीवेयर प्रेस कर रहा है, नॉर्मल फोर्स लगाया, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। बाय न्यूटन थर्ड लॉ पुली जो है रस्सी के हर पॉइंट पे नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स लगाएगा रेडियली अवे फ्रॉम सेंटर्स ऑफ द पुली। उसका रिजल्टेंट हम दिखा सकते हैं सेंटर पर dn, माने ये यहाँ ये जो पुली है इतना पोर्शन ऑफ पुली रस्सी के हर पॉइंट पर आउटवर्ड नॉर्मल फोर्स लगाएगा उस रस्सी पर PMP2 सेगमेंट पर। उसका रिजल्टेंट हम दिखा दिए dn दिखा दिए, ये दिखा दिए। अच्छा उसके बाद देखिए मान लेते हैं इतना पोर्शन स्ट्रिंग का मास DMS है, इसका वेट रहेगा कुछ DMSG जो कि टेंडिंग टू जीरो होगा, क्योंकि हम लोग मास मान रहे हैं मासलेस स्ट्रिंग है, DMSG को इग्नोर कर देंगे। अच्छा और देखिए यहाँ मान लेते हैं कि सपोज कीजिए ये पुली पर रस्सी स्लिप कर रहा है ऐसे करके डायग्राम के अनुसार, तो यहाँ पुली रस्सी के हर पॉइंट ऑफ फ्रिक्शन लगाएगा स्लिप के अपोजिट, ये हर पॉइंट ऑफ फ्रिक्शन ऐसे लगाएगा, जैसे इस पॉइंट ऑफ फ्रिक्शन ऐसे लगाएगा, यहाँ ऐसे लगाएगा, यहाँ ऐसे लगाएगा, यहाँ से लगाएगा। उसका रिजल्टेंट रिप्लेस कर सकते हैं सेंट्रल पॉइंट पर, और रिजल्टेंट कुछ इधर रहेगा, देखिए DF हो गया, देखिए हो गया ना। इतना पोर्शन ऑफ स्ट्रिंग का हम फ्री बॉडी डायग्राम बना दिए हैं, बट हम माने हैं कि रस्सी और पुली के बीच देयर इज नो फ्रिक्शन, सो DF मेरा खत्म हो गया, दिस टर्म गोज अवे, DF इज जीरो, क्योंकि फ्रिक्शनलेस कांटेक्ट माने रस्सी और पुली के बीच, और रस्सी को मासलेस माने DMSG को इग्नोर कर दिया, टर्म भी चला गया, तो बच गया खाली तीन फोर्स, T बचा, T प्लस DT बचा, DN बचा, और तो कोई फोर्स बचा नहीं, नो अदर फोर्स लेफ्ट आउट। अब हम क्या करते हैं, इस रस्सी को सेंट्रल पॉइंट, इतना पोर्शन ऑफ स्ट्रिंग का सेंट्रल पॉइंट है, ये टेंजेंट हो गया। अब इस डायरेक्शन में इसको लगाते हैं न्यूटन सेकंड लॉ, इतना पोर्शन ऑफ स्ट्रिंग को इस डायरेक्शन में लगाते हैं न्यूटन सेकंड लॉ टेंजेंशियल डायरेक्शन में एट द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द स्ट्रिंग पोर्शन ऑफ स्ट्रिंग P1 P2। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, बताइए। देखिए इसको एक्सटेंड करते हैं पीछे, देखिए इसको भी एक्सटेंड करते हैं पीछे, देखिए लाइक दिस। अब ये राइट एंगल होगा टेंजेंट नॉर्मल, ये भी राइट एंगल होगा टेंजेंट नॉर्मल। जो डॉटेड लाइन देख रहे हैं d थीटा का बाइसेक्टर है, ये एंगल क्या होगा d थीटा बाई 2 होगा, ये एंगल भी कितना होगा d थीटा बाई 2 हो जाएगा, होगा। अच्छा देखिए अब इसको इस डायरेक्शन में लगाते हैं, इसको न्यूटन से लगाते हैं अलोंग दिस डायरेक्शन। अच्छा देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है, देखिए ये राइट एंगल यहाँ पर है, ये d थीटा बाई 2 है, ये एंगल कितना होगा पाई बाई 2 माइनस d थीटा बाई 2, ये एंगल भी इतना ही होगा पाई बाई 2 माइनस d थीटा बाई 2 बाई सिमेट्री। हो गया, क्लियर है, फाइन। अब देखिए इसको लगाते हैं न्यूटन लॉ इस डायरेक्शन में, तो क्या लिखेंगे t प्लस डी टी साइन ऑफ दिस, कॉस तो इधर हो जाएगा, साइन ऑफ दिस एंगल पाई बाई 2 माइनस d थीटा बाई 2 माइनस t साइन पाई बाई 2 माइनस d थीटा बाई 2, बाकी df और dms पर g वाला टर्म चला गया, इज इक्वल्स टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन, मास अगेन जीरो है इसका, dms इंटू a, बट dms टेंडिंग टू जीरो है मेरा, ये टर्म मेरा वैनिश कर गया। अब साइन पाई बाई 2 माइनस d थीटा बाई 2 cos d थीटा बाई 2 होगा बाई ट्रिग्नोमेट्री, तो क्या लिखेंगे t प्लस dt cos ऑफ d थीटा बाई 2 माइनस t cos d थीटा बाई 2 बराबर जीरो। हो गया। अब cos d थीटा बाई 2 तो ऑलमोस्ट टेंडिंग टू 1 है, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो t प्लस dt माइनस t जीरो हो गया, t कट गया, dt जीरो आ गया। इसका क्या मतलब हुआ, जब यहाँ टेंशन t है तो यहाँ भी टेंशन t ही रहेगा। अब यही आर्गुमेंट यहाँ से लगाना शुरू कीजिए, यहाँ पर टेंशन कितना माने थे T1 माने थे, थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो यहाँ भी T1, और ऊपर जाएंगे यहाँ भी T1, और ऊपर जाएंगे यहाँ भी T1, और ऊपर जाएंगे यहाँ भी T1, यहाँ हर पॉइंट पर T1, यानी यहाँ भी टेंशन T1, बट यहाँ टेंशन है माने कितना थे T2, यानी T1 T2 इक्वल हो गया, यानी इतना पोर्शन ऑफ स्ट्रिंग के हर पॉइंट का टेंशन इक्वल हो गया, तो T1 बराबर T2 हो गया। यहाँ भी हर जगह टेंशन सेम था T1, यहाँ भी हर जगह टेंशन सेम था T2, T1 T2 इक्वल हो गया, तो रस्सी के इस रस्सी के हर पॉइंट का टेंशन इक्वल हो गया। तो पहला चीज हम लोग प्रूफ हो गया। ये प्रूफ एकदम क्लियरली समझ लेना है, क्योंकि हम लोग देखेंगे आगे कि ये कंसेप्ट बार बार न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में यूज होगा, समझ रहे हैं ना। तो इसको हमेशा ध्यान में रखना है, इसको हमेशा ध्यान में रखना है। तो ये एक सफिशिएंट कंडीशन है जिसमें रस्सी के हर पॉइंट का टेंशन इक्वल हो जाएगा। वो कौन सा कंडीशन है, रिपीट कर रहे हैं, स्ट्रिंग मासलेस है और स्ट्रिंग और पुली के बीच कोई फ्रिक्शन नहीं है, देन एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम टेंशन एट ऑल पॉइंट्स ऑफ द स्ट्रिंग इज सेम। एक बार बता दिए, फाइन। अब जरा देखिए, अब इस पोर्शन ऑफ स्ट्रिंग को न्यूटन सेकंड में लगाते हैं dn के लॉन्ग, लगाते हैं, तो क्या लिखेंगे dn
माइनस टी प्लस डी टी कॉस ऑफ दिस एंगल, वो इधर लाएगा, टी का भी कॉस इधर लाएगा, तो डी एन का अपोजिट है, तो क्या लिखेंगे, माइनस टी प्लस डी टी कॉस ऑफ पाई बाई टू माइनस डी थीटा बाई टू माइनस टी कॉस ऑफ पाई बाई टू माइनस डी थीटा बाई टू। अच्छा, एम एस डी का कोई कॉम्पोनेंट तो आएगा नहीं, कहा कि डी एम एस टेंडिंग टू जीरो है, दैट इज इक्वल्स टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। मास अगर इतना पोर्शन स्ट्रिंग का मास जीरो माना है, डी एम एस इंटू डी एम एस लिख देते हैं, चलिए डी एम एस इंटू इस डायरेक्शन में नॉर्मल एक्सेलरेशन एन, और डी एम एस टेंडिंग टू जीरो है, ये टर्म मेरा वैनिश कर गया। एन क्या है, इस पॉइंट का नॉर्मल एक्सेलरेशन है, एक्चुअली उसको माइनस लिखना चाहिए था, -1 से मल्टीप्लाई करना चाहिए था, नॉर्मल इधर होगा, तो उस डायरेक्शन लिखा माइनस, एनीवे डजंट मैटर, टर्म जीरो हो जाएगा, ये टर्म मेरा वैनिश कर गया। देखिए अब हम जानते हैं डी टी जीरो हो चुका है, दिस टर्म गोज अवे, डी टी जीरो प्रूव कर चुके हैं, तो लिखेंगे कैसे, डी एन माइनस टी कॉस पाई बाई टू माइनस डी थीटा बाई टू, तो कितना होगा, टी साइन डी थीटा बाई टू, ये भी क्या होगा, टी साइन क्या डी थीटा बाई टू बराबर जीरो। अब इसका मतलब ये हो जाएगा कि डी एन बराबर टू टी साइन डी थीटा बाई टू। अब डी थीटा देखिए बहुत स्मॉल है, टेंडिंग टू जीरो, तो डी थीटा बाई टू भी टेंडिंग टू जीरो है, रेडियन में है। हम लोग जानते हैं जब एक्स स्मॉल होता है साइन एक्स ऑलमोस्ट एक्स, जो फेमस लिमिट का थ्योरी होता है साइन का, तो साइन डी थीटा बाई टू को डी थीटा बाई टू से रिप्लेस कर सकते हैं, तो डी एन को लिख देंगे टू टाइम्स टी इंटू डी थीटा बाई टू, टू कट जाएगा, इसको लिखेंगे टी डी थीटा, डी एन रिटर्न एज व्हाट, टी टाइम्स डी थीटा लिखाएगा, डी एन को लिखेंगे टी डी थीटा, ये डी एन हो जाएगा। देखिए अब ये रिलेशन क्यों लिखे अभी क्लियर हो जाएगा, समझ गए। तो ये प्रूव कर दिया कि एक पॉइंट इंस्टेंट पर रस्सी के हर पॉइंट पे टेंशन सेम होगा, ये साबित कर दिए हम। फाइन, ऑलराइट, फर्स्ट कॉलम में आते हैं। तो डी एन इज इक्वल टू टी थीटा हो गया, डी एन इज इक्वल टू क्या, टी टाइम्स डी थीटा, ये डी एन हो गया। देखिए डी एन इज इक्वल टू हाउ मच, टी टाइम्स डी थीटा, ये डी एन हो गया। फाइन, ऑलराइट। अच्छा अब देखिए, अब एक चीज और निकालना चाहेंगे, ये रस्सी जो हाफ पुली से कांटेक्ट में है, ये रस्सी इस पुली पर कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा, ये हमको बताना है। हाउ मच फोर्स इज दिस स्ट्रिंग गोइंग टू एक्सर्ट ऑन दिस पुली, दैट वी हैव टू डिटरमिन। तो देखिए इस पोर्शन का फिर से हम फ्री बॉडी बना रहे हैं, इतना पोर्शन ऑफ स्ट्रिंग ऑफ पुली का, ये रस्सी है। देखिए हम रस्सी को थोड़ा पुली से ऊपर दिखाए हैं ताकि साफ साफ दिखे। देखिए जैसे ये सेंटर ऑफ पुली हो गया, ये थीटा हो गया, ये डी थीटा हो गया, इतना पोर्शन ऑफ स्ट्रिंग जो देख रहे हैं, ये पुली पर इधर नॉर्मल फोर्स डी एन लगाएगा, ऐसे थर्ड लॉ, क्योंकि ये पुली रस्सी पर डी एन फोर्स उधर लगा रहा है, बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ ये रस्सी पुली पर डी एन फोर्स इधर लगाएगा। तो ये खाली इस पॉइंट पे नहीं, जहां जहां रस्सी और पुली कांटेक्ट में है वहां रस्सी पुली पर इनवर्ड नॉर्मल फोर्स एक्सर्ट करेगा, जैसे यहाँ एक्सर्ट करेगा, यहाँ एक्सर्ट करेगा, यहाँ करेगा एक्सर्ट, यहाँ एक्सर्ट करेगा, यहाँ एक्सर्ट करेगा, लाइक दिस, ऐसे एक्सर्ट करेगा एवरीवेयर, जहां जहां रस्सी और पुली कांटेक्ट में प्रेस करेगा रस्सी पुली को, हर जगह रस्सी पुली को प्रेस करेगा विथ नॉर्मल फोर्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द पुली, सर्कुलर पुली। अब देखिए, अब इसका हम जानना चाहेंगे कि कितना फोर्स लग रहा है पुली पर रस्सी की वजह से। और देखिए इस पर जो नेट फोर्स लगाएगा डीएन के हर पॉइंट लगाएगा, रस्सी पुली के हर पॉइंट पर डीएन फोर्स लगाएगा टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द पुली, डीएन फोर्स एक्सर्ट करेगा रस्सी पुली के हर पॉइंट पर। अब इस सबका ये डायरेक्शन तो सेम नहीं है, अलग अलग डायरेक्शन है, तो नेट कांटेक्ट फोर्स ऑन पुली ड्यू टू स्ट्रिंग जो होगा सारे डीएन का वेक्टर सम हो जाएगा। अब अलग अलग पॉइंट पर डीएन का डायरेक्शन सेम तो है नहीं, डिफरेंट है, तो अगर नेट फोर्स ऑन पुली ड्यू टू स्ट्रिंग निकालना है कांटेक्ट फोर्स, तो डीएन को रिजॉल्व कर देंगे दो कंपोनेंट में, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, समझ रहे हैं बात। अच्छा इसको मिटा देते हैं। तो देखिए हमारा ये है जानना, इस पुली पर जो रस्सी कांटेक्ट में है, और रस्सी इस पुली पर कितना नॉर्मल फोर्स एक्सर्ट करेगा।
तो हर पॉइंट पर जो रस्सी है पुली को नॉर्मली फोर्स लगा रहा है टुवर्ड सेंटर ऑफ द पुली, तो नेट कॉन्टैक्ट फोर्स ऑन द पुली ड्यू टू स्ट्रेन जो होगा सारे डीएन का फैक्टर सम होगा। अब अलग अलग पॉइंट पर डीएन का डायरेक्शन डिफरेंट है, सेम नहीं है, तो नेट फोर्स निकालने के लिए हमको सबको कंपोनेंट में रिजॉल्व करना होगा, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। ये देखिए ऐसे, जैसे सेंटर ऑफ पुली हो गया, ये थीटा हो गया, यहाँ डीएन लग रहा है। अच्छा सिमेट्रिकली इधर एंगल पर ये थीटा एंगल पर, इधर से भी क्या लग रहा है, डीएन लग रहा है। और देखिए ये थीटा है, ये भी थीटा होगा अपोजिट एंगल्स, ये भी थीटा होगा अपोजिट एंगल्स। अब देखिए इसमें डीएन का जो लेफ्टवर्ड कंपोनेंट राइटवर्ड कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल हो गया, खाली डाउनवर्ड कंपोनेंट सर्वाइव करेगा। बात समझ रहे हैं ना, क्योंकि लेफ्ट दोनों डीएन का लेफ्ट कंपोनेंट राइटवर्ड कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, इक्वल मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन, तो फोर्स खाया जाएगा इस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन, इन दोनों के साइन कंपोनेंट की वजह से। डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसको मानते हैं DFY मानते हैं, वाई मानते हैं इसको, वाई डायरेक्शन डाउनवर्ड, तो क्या लिखेंगे DFY, नेट फोर्स ऑन द पुली ड्यू टू दिस टू सेगमेंट्स ऑफ द स्ट्रिंग, यहाँ जो छोटा छोटा दो सेगमेंट लिया रस्सी का, तो क्या लिखेंगे 2DN इंटू क्या साइन थीटा, ऐसा लिखेंगे। या अगर 2 नहीं लिखिएगा तो पूरे पुली पर इंटीग्रेट करेंगे, हाफ पुली पर, अगर 2 लिखिएगा तो क्वार्टर पुली पर इंटीग्रेट करेंगे, दोनों इसको भी ले लीजिए, हम हाफ पुली पर इंटीग्रेट करेंगे। अच्छा डीएन को क्या लिखे थे, टी डी थीटा प्रूव किए थे, याद होगा आपको, टी डी थीटा इंटू क्या साइन थीटा, ये DFY हो गया। तो नेट फोर्स ऑन द वर्टिकल फोर्स ऑन पुली ड्यू टू स्ट्रिंग इन कांटेक्ट विद इट क्या लिखेंगे, इंटीग्रल ओवर टी साइन थीटा डी थीटा, थीटा का लिमिट क्या होगा 0 से लेकर पाई तक, हाफ पुली पर कांटेक्ट में है, ये FY हो जाएगा। अच्छा अभी लोग साबित कर चुके हैं रस्सी के हर पॉइंट पे टेंशन सेम है, टी जो है थीटा से इंडिपेंडेंट है, तो टी आपका इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा, 0 से पाई साइन थीटा डी थीटा हो गया। अब इंटीग्रल साइन थीटा डी थीटा 0 to पाई 2 होता है, तो 2t हो जाएगा। बात समझ गए कि हम कहने मतलब हुआ, मैंने कहने मतलब हुआ कि नेट फोर्स ऑन द पुली ड्यू टू स्ट्रेन इन कांटेक्ट विद इट इज 2t इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, लेफ्टवर्ड कंपोनेंट कैंसिल हो जाता है, समझ गए। तो देखिए तो सवाल उठता है कि पुली का दो टाइप का FBD होगा, एक तो एक्चुअल FBD, एक होगा इक्विवेलेंट FBD। तो एक्चुअल FBD इस पुली को कैसे लिखेंगे, एक्चुअल FBD ऑफ द पुली क्या लिखेंगे, एक्चुअल FBD ऑफ पुली को क्या लिखेंगे बताइए, पुली का एक्चुअल FBD को हम क्या लिखेंगे, कैसे दिखाएंगे, इसी पुली का एक्चुअल FBD बनाना है तो कैसे दिखाएंगे। देखिए ये पुली हो गया, देखिए इस पुली का कुछ मास मानते हैं MP, इसका वेट MPG हो गया, मान लें यूनिफॉर्म पुली है, इसका सेंटर मास तो ज्योमेट्रिक सेंटर पर होता है, वेट एक्ट करेगा सेंटर मास पर, ज्योमेट्रिक सेंटर पर। अच्छा ये यहाँ पर आपका कोई और रस्सी है जो कनेक्टेड है सेंटर से, वो कुछ ऊपर फोर्स लगा रहा है, T' फोर्स लगा रहा है सपोज कीजिए पुली पर, समझ गए बात क्या बोले, ये कुछ भी कहीं ना जो कि T' वाली T', ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखिए ये रस्सी जो है हाफ पुली से कंटेक्ट में है, तो हाफ पुली पर रस्सी हर जगह नॉर्मल कंटेक्ट फोर्स लगाएगा which is directed towards the center of the pulley, पुली के सेंटर की तरफ डायरेक्टेड है वो। ये मेरा एक्चुअल FBD ऑफ पुली हो गया, देखिए। और ये जो बहुत सारे एरो बनाए हैं समझ रहे हैं क्या है, नॉर्मल कंटैक्ट फोर्स ऑन पुली ड्यू टू स्ट्रेन इन कंटैक्ट विथ इट, वही नॉर्मल फोर्स है, ये सारा फोर्स जो है टुवर्ड सेंटर ऑफ द पुली डायरेक्टेड है, तो ये एक्चुअल FBD ऑफ पुली है। ये देखिए एक्चुअल FBD बनाने में प्रॉब्लम क्या है, बहुत सारा ये सब बनाना पड़ेगा ना, ये सब बार बार दिखाना पड़ेगा, इतना सारा एरोस, डायग्राम थोड़ा क्लमजी हो जाता है, टाइम भी काफ़ी लगता है, तो हम लोग समटाइम्स क्या करेंगे ना, पुली का इक्विवेलेंट FBD बनाएंगे। इक्विवेलेंट FBD में क्या लिखेंगे, देखिए इक्विवेलेंट FBD ऑफ पुली, पुली का इक्विवेलेंट FBD वो ऐसा बनेगा, देखिए ये पुली हो गया ऐसे, इसका वेट एक्ट करेगा MPG डाउनवर्ड डायरेक्शन में, से रस्सी इसके सेंटर से ऊपर अटैच है, उसको ऊपर फोर्स लगा रहा है पुली पर T', और अभी हम लोग जो निकाले 2T लग रहा है, देखिए रस्सी की वजह से, ये सारा इतना सारा एरो नहीं दिखाएंगे। अभी हम लोग निकाले थे कि रस्सी हर पॉइंट पे पुली पर नॉर्मल फोर्स लगा रहा है टुवर्ड सेंटर ऑफ पुली, ये सब का रिजल्टेंट नीचे है, इसको एक फोर्स यहाँ दिखा देंगे, देखिए T इधर और एक T इधर, ये देखिए ये इक्विवेलेंट FBD ऑफ पुली हो गया, देखिए ये मच इससे तुलना में काफ़ी सिंपलर है। तो हम लोग जब भी पुली का FBD बनाएंगे ना, तो हम लोग इक्विवेलेंट FBD बनाएंगे, नॉट द एक्चुअल FBD। यू ऑलवेज ड्रॉ द इक्विवेलेंट FBD ऑफ द पुली एंड नॉट द एक्चुअल FBD। बात समझ गए। इसमें देखिए इफेक्टिवली हम बोलेंगे कि इस पर 4 सेट ऑफ फोर्स लग रहा है, एक वेट, एक T' जो रस्सी पुली के सेंटर से कनेक्टेड ऊपर खींच रहा है पुली को,
और प्लस जो रस्सी हाफ पुली से पास कर रहा है, लपेटा हुआ है उस पर, तो इफेक्टिवली पुली के इन दोनों पॉइंट पर ही फोर्स लगा रहा है टी और टी नीचे। और यहाँ पर इन सारे पॉइंट पर ये सब जो फोर्स दिख रहा है ना, ये सब फोर्स, इस सब पॉइंट को इग्नोर करेंगे हम खाली बोलेंगे रस्सी इफेक्टिवली इस पुली पर एक टी इधर लगा रहा है, एक टी इधर लगा रहा है। बात समझिए क्या बोले? कहने मतलब कि जो रस्सी पुली पर पास कर रहा है, ये पुली पे इफेक्टिवली दो ही फोर्स लगा रहा है, टी और टी एट इट्स टू ज्योमेट्रिकली ऑपोजिट एंड्स। बाकी हर पॉइंट पे ये सब फोर्स हटा कर इसके रिप्लेस रिजल्टेंट से हम रिप्लेस कर दिए हैं। बात समझ गए? इन दोनों का जो हर पॉइंट पर डीएन लग रहा है ना, उसका वर्टिकल कंपोनेंट जो है 2t नीचे है, जो यहाँ प्रूव किए, इफेक्टिवली एक टी यहाँ लग रहा है, एक टी यहाँ लग रहा है। नहीं, बेसिक पॉइंट हम समझा दिए आपको। आई होप इट इज क्लियर। फर्स्ट कॉलम मिटा देते हैं। पुली का इक्विवेलेंट एफवीडी हो गया। तो हम लोग जब भी एफवीडी बनाएंगे ना, पुली का इक्विवेलेंट एफवीडी बनाएंगे। जैसे देखिए, ये तो इस केस में हम देखते हैं कि हाफ स्ट्रिंग जो था, हाफ पुली पर रस्सी पास कर रहा था। बहुत जगह ऐसा सिचुएशन भी होता है। देखिए, ये पुली है, देखिए दिस इज द पुली, यहाँ पे एक ब्लॉक अटैच्ड है, यहाँ पे एक और ब्लॉक अटैच्ड है। देखिए, अब यहाँ देखिए, ये पुली का सेंटर है, ये क्लैंप से माउंटेड है, कोई रॉड से इसको क्लैंप कर दिया पुली के सेंटर को, और यहाँ रस्सी देखिए क्वार्टर पुली पे पास कर रहा है। फिर से मान रहे हैं ये जो रस्सी है मासलेस इनएक्सटेंसिबल है, और रस्सी और पुली के बीच कोई फ्रिक्शन नहीं है। रस्सी मासलेस है और रस्सी और पुली के बीच कोई फ्रिक्शन नहीं है। एट ए गिवन इंस्टेंट रस्सी के हर पॉइंट पे टेंशन सेम होगा। एट ऑल पॉइंट्स ऑफ द स्ट्रिंग टेंशन इज द सेम टी। अब यहाँ देखिए, हम जानना चाहते हैं इस पुली का एक्चुअल एफवीडी अगर बनाएंगे कैसा बनेगा। जैसे यहाँ टी है, तो यहाँ आपका इस पुली का कुछ वेट होगा, अपना एमपीजी वेट हो जाएगा, उसका होगा, प्लस ये जहाँ पर क्लैंप है, वो क्लैंप भी कुछ फोर्स लगाएगा उस पर, कुछ एफ सी मान लेते हैं, जहाँ क्लैंप है पुली, जहाँ पर उसका कुछ फोर्स लगेगा, एफ सी फोर्स विल एक्ट ऑन इट। ठीक है। अच्छा, यहाँ देखिए, यहाँ अभी हम एक्चुअल एफवीडी बना रहे हैं पुली का। तो रस्सी क्वार्टर पुली से कंटैक्ट में है, देखिए यहाँ से 90 डिग्री है क्वार्टर पुली। हर जगह रस्सी जो पुली को नॉर्मली प्रेस कर रहा है, फोर्स लगा रहा है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ पुली। और फिर सबका रिजल्टेंट निकालेंगे, इसमें अगेन एक्स वाई में तोड़ेंगे। अब यहाँ एक्स वाई में तोड़ेंगे तो एक्स कॉम्पोनेंट कैंसिल नहीं होगा, दोनों रहेगा, वाई कॉम्पोनेंट भी रहेगा, एक्स कॉम्पोनेंट भी रहेगा, कैंसिल नहीं करेगा। यहाँ पर अगर निकालेंगे इस पर, जैसे एक बार डिमॉन्स्ट्रेट कर देते हैं। देखिए, ये देखिए, ये क्लैंप हो गया, देखिए ये क्लैंप देखिए। तो यहाँ टेंशन टी है, यहाँ भी टेंशन टी होगा, जैसे थ्योरी डिस्कस किया, यहाँ एप्लीकेबल होगा। यहाँ जाकर टेंशन टी है, यहाँ भी टेंशन टी हो जाएगा, हर जगह टी होगा। काहे टी होगा? स्ट्रिंग मासलेस है, स्ट्रिंग और पुली के बीच कोई फ्रिक्शन नहीं है। एट ऑल पॉइंट्स ऑफ द स्ट्रिंग टेंशन इज द सेम, टी टी एवरीवेयर टी। अच्छा, यहाँ देखिए थीटा एंगल लेते हैं। देखिए ऐसे, यहाँ डी एन लग रहा है, ये आपका डी थीटा हो गया। यहाँ पर जैसे उस रस्सी का फ्री बॉडी बनाया था, वैसे इतना पोर्शन बनाएंगे, फिर से हम न्यूटन लॉ लगाएंगे इस डायरेक्शन में, इस एलिमेंट ऑफ स्ट्रिंग को। तो सर क्या लिखेंगे? डी एन इज इक्वल टू टी टाइम्स क्या? डी थीटा, ऐसा लिखेंगे। अब हम जानना चाहते हैं कि रस्सी पुली पर इस क्वार्टर स्ट्रिंग की वजह से नेट कंटैक्ट फोर्स कितना लग रहा है। ये सारे डीएन का नॉर्मल वेक्टर सम करेंगे, बट अलग अलग पॉइंट पर रस्सी पुली पर नॉर्मल फोर्स जो डीएन लगा रहा है, अलग अलग डायरेक्शन लगा रहा है, तो उसको तोड़ने के लिए दोनों कॉम्पोनेंट तोड़ना होगा, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। डाउनवर्ड डायरेक्शन में तोड़ेंगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन को वाई मान लेते हैं, लेफ्टवर्ड डायरेक्शन को एक्स मानते हैं। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लिखेंगे? डी एफ वाई को क्या लिखेंगे? डी एन इंटू क्या? साइन थीटा हो गया। डी एन को क्या लिखेंगे? टी टाइम्स डी थीटा इंटू साइन थीटा, डी एफ वाई हो गया। एफ वाई होगा इंटीग्रल डी एफ वाई साइन थीटा डी थीटा। थीटा का लिमिट 0 से पाई बाई 2 हो जाएगा। अब टी तो इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा है, हर पॉइंट पर टी सेम है, तो टी बाहर आ गया, बच गया साइन थीटा डी थीटा 0 से लेके पाई बाई 2। इसका इंटीग्रल वैल्यू 1 होता है, तो टी हो जाएगा। यानी इस रस्सी की वजह से पुली पर डाउनवर्ड फोर्स खाली टी के बराबर होगा, जो इफेक्टिवली यहाँ एक्ट करेगा इस पॉइंट पर। अच्छा, इसका एक्स कॉम्पोनेंट भी होगा, फोर्स का एक्स कॉम्पोनेंट भी होगा इस डायरेक्शन में। तो डी एन का जो एक्स कॉम्पोनेंट होगा, डी एन कॉस थीटा हो जाएगा। तो डी एफ एक्स क्या है?
यहाँ जो डी एन जो रस्सी लगा रहा है पुली पर ऐसे, उसका इलेक्ट्रोड कंपोनेंट वो डी एफ एक्स है, हो जाएगा कितना, डी एन कॉस थीटा हो जाएगा, हो गया। अब डी एन कितना है, डी डी थीटा है, टी टाइम्स डी थीटा इंटू क्या, कॉस थीटा, तो डी एफ एक्स इतना हो गया। इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो एफ एक्स आ जाएगा, टी कॉस थीटा इंटू डी थीटा, 0 से लेकर π/2। अब टी मेरा इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा है, कांस्टेंट है हर पॉइंट पे, टी बाहर आ गया, तो टी टाइम्स इंटीग्रल कॉस थीटा डी थीटा 0 से π/2। अब इंटीग्रल कॉस थीटा डी थीटा 0 π/2 1 होता है, तो टी हो जाएगा, इसका डायरेक्शन लेफ्टवर्ड होगा, इफेक्टिवली एक टी यहाँ दिखा देंगे। मैंने कहने मतलब कि इस पुली का एफबीडी बनाएंगे, रिजल्टेंट इक्विवेलेंट एफबीडी बनाएंगे अगर पुली का अगर इक्विवेलेंट एफबीडी ड्रॉ करेंगे, इक्विवेलेंट एफबीडी, तो कैसा दिखेगा। एक तो उसका वेट हो गया एमपीजी, जो सेंटर मास पर लग रहा है, जिसको मान लिया सेंटर पर यूनिफॉर्म पुली है, जहां पर क्लैंप है वो क्लैंप फोर्स लगा रहा है पुली पर, कितना फोर्स, एफसी, आर्बिट्ररी वे में शो कर दिया है। अब ये रस्सी जो पुली के क्वार्टर पुली से कांटेक्ट में है, उस पर जो नेट फोर्स लगाएगा उसका एक्स कंपोनेंट टी लेफ्ट है और डाउनवर्ड कंपोनेंट टी डाउन है। इफेक्टिवली हम बोलेंगे खाली यहीं पर रस्सी फोर्स लगा रहा है, देखिए ऐसे, ये देखिए, ये आपका इक्विवेलेंट एफबीडी हो गया इसका। ये इसका इक्विवेलेंट एफबीडी है, देखिए ये क्या है, इसका इक्विवेलेंट एफबीडी है। ये एक्चुअल एफबीडी में बहुत सारा एरोस बनाना होता है, क्लमजी होता है, इक्विवेलेंट एफबीडी सिंपलर है। इसमें एक बार बेसिक पॉइंट हम रिपीट कर रहे हैं, जो कि आगे बार बार यूज होगा न्यूटन्स लॉ में। ये जो टी और मैंने ये जो रस्सी जो इसको नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स लगा रहा है क्वार्टर पुली पर, उसका एक रिजल्टेंट टी नीचे होगा, एक टी लेफ्ट होगा। अगर इस डायग्राम के अनुसार हम बोलेंगे रस्सी इफेक्टिवली पुली पर 2 ही पॉइंट पे फोर्स लगा रहा है, इस पॉइंट पे टी इधर, इस पॉइंट पे टी इधर। इज इट ऑल राइट, समझ के बाद क्या बोले, इज इट क्लियर, ठीक है ना। तो यहाँ जाके देखिए, आपको हम टेंशन का पूरा बेसिक थ्योरी समझा दिए हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट वीडियो बनेगा वही इसके कंटिन्यूएशन में होगा, इस थ्योरी के कंटिन्यूएशन में। इसको अच्छा से अगर समझ लीजिएगा तो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बहुत बढ़ जाएगा। जैसे अभी हम लोग कुछ जो अपकमिंग वीडियो से डिस्कस होगा सब कंस्टेंट थ्योरी पर बेस्ड होगा। पहले 2-3 वीडियो अभी डिस्कस जो करेंगे थ्योरी पर ही होगा, उसके बाद से न्यूमेरिकल टेकअप करेंगे हर तरह का प्रॉब्लम। इट्स ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, समझ गया ना, बहुत कंसेप्चुअल कंसेप्ट है, इसको अच्छा समझ लीजिएगा तो एडवांस में बड़ी फायदा होगा आपको। फाइन। और देखिए जो वीडियो बना रहे हैं एकदम आपका एजुकेटिव वीडियो है, मैंने आप अपना जेई प्रिपरेशन इससे कर सकते हैं, कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है, समझे। तो इसको देख लीजिए, पढ़ लीजिए, फिर नेक्स्ट कमिंग वीडियो और बनाएंगे, ठीक है, इसे कंटिन्यूएशन बनेगा। इनकेस आपको कंस्टेंट थ्योरी में इंटरेस्टेड है, शुरू से देखिए, 21वां वीडियो से देखिए इसमें, ठीक है। अब क्लोज करते हैं इसको।